नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टास्क है जीएस को लेकर है। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये कहने को अलग अलग हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे गाड़ी के 5 पुर्जे होते हैं, शरीर के 5 अंग होते हैं। जैसे ब्रेन है, आइज है, नोजी है, हैंड है, लेग्स हैं। ये सब देखने में 7-8 हैं, लेकिन अंदर से सब 7-7 है। गाड़ी का पार्ट आपने देखा होगा, लाइट है, हैंडल है, ब्रेक है, ये अलग अलग होते हैं। उनका इंफ्रा भी अलग है, लेकिन चलते साथ साथ हैं। यही चीज़ सब्जेक्ट्स के साथ होती है। हर सब्जेक्ट के बीच एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, और एक कंपटीशन में अगर आप जितनी जल्दी इनको कैच कर लेंगे आपके लिए बेहतर। आपने बचपन में हाई स्कूल इंटरव्यू किया होगा, देखा होगा फिजिक्स के साथ मैथ बहुत अच्छी लगती है। आप ये भी कह सकते हैं मैथ के प्लेटफॉर्म से फिजिक्स को हम बहुत अच्छा समझ सकते हैं। ऐसे ही जो बच्चे हिंदी को पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं, तो हिंदी के बहाने संस्कृत, संस्कृत बहाने हिंदी उनको अच्छी तरीके से आ जाती है। तो जीएस में भी आज हम उसी सेक्शन को लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि विषयों की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी समझा दें, उनका सिलेबस क्या है थोड़ा सा इसी बहाने बता दें। फिर इसी आधार पर इसके जो रिकॉर्ड वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसको आप अडॉप्ट करें। और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे यूपी, एसआई हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सबका ट्रैक एक जैसा है और जीएस सब में कॉमन आता है। सिलेबस लगभग वही होता है। अब चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री, बस अंतर ये है किसी एग्जाम में तो टॉपिक कम होते हैं, किसी में ज़्यादा, लेकिन 80% उनका अंदर का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो इस आधार पर आज की वीडियो में हम सबसे पहले इतिहास और संविधान का जो साथ है वो समझाते हैं। फिर इनका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या चाहिए, क्या छोड़ना है। अच्छे कंप्यूटर वही होते हैं जिनको छोड़ने की आदत पता हो। आपकी प्रवृत्ति सूप जैसी हो, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। ये नहीं कि चलनी जैसे बन जाओ, काम का निकाल दो, मतलब का जो है यूजलेस है वो ऊपर आ गया। जितना आप छोड़ना सीखेंगे उतना ही आप पकड़ना सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना है क्या पढ़ना नहीं है और क्या पढ़ना है। इस आधार पर समय नाश करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और हिस्ट्री, इतिहास, दोनों विषय अलग अलग हैं। देखने में 7-8 है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 7-7 है। कैसे? कुछ ऐसे। रीजनिंग के वेन डायग्राम से हम अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इतिहास है। इतिहास में भी 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन मिडिवल इंडिया और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। तो इतिहास में हम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, देश को कैसे चलाते हैं ये सीखते आए। और संविधान देश को चलाने की एक विधिक व्यवस्था है। इसका साफ साफ मतलब है हम संविधान को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे जितना बेहतर हम इतिहास के पहलुओं को समझेंगे। यानी हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो विक्रमादित्य हों, चाहे मराठे हों, चाहे ब्रिटिश भारत में अंग्रेज हों, इन्होंने इस भारत को जिस तरीके से मैनेज किया, भारत की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसकी भौगोलिक संरचना है, वो तो वही है। भारत का जो इंफ्रा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस समय के अनुसार चैनल बदलते गए, पिक्चर वही रही। इसी भारत पर जो केंद्र है, जो सेंट्रल है, कभी मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीता, उनका अपना प्रशासन था। फिर गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। फिर मिडिल इंडिया में पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग आए, राजपूतों का काल था। फिर मुस्लिम अटैक हुए तो मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, बाबर, हुमायूं अकबर, और फिर अंग्रेजों ने। इस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को मैनेज किया। और इसके लिए जो भी लीगल व्यवस्था मेंटेन की, वही समझ लीजिए है उनका संविधान है। संविधान का मतलब है आप किसी देश को, किसी क्षेत्र को
कैसे मैनेज करते हैं, उसका प्रशासन कैसे चलाते हैं। इसका साफ साफ मतलब है इतिहास के ट्रैक पर हम संविधान की बारीकियों को सीखते हैं और संविधान में प्रशासन कैसे चलाया जाए ये हम सीखते हैं। तो ये दोनों का चोली दामन का साथ है। एक चीज और खास बात है, इतिहास में भी क्योंकि एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न 3 पार्ट है। कंपटीशन को अगर निकालना है, वास्तव में यू आर सीरियस, तो आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। तो ध्यान रखना है कि जीएस में साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, लेकिन ये 2 सेक्शन संविधान और इतिहास, इतिहास में भी इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो पूरे जीएस का 60% कवर कर लेते हैं। 60 नहीं तो 50 तो कर ही लेते हैं, और दोनों साथ साथ चलते हैं। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। पढ़ाऊंगा तो मैं हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, आप भी अलग अलग ही पढ़ते हैं, लेकिन वतन की राह पर जो नौजवान चले, आज़ादी के लिए जो भी हमने तैयारी की, उसी ट्रैक पर हम संविधान को भी बनाते रहे। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में प्रभाव ब्रिटिश अंग्रेजों का पड़ा, जो कि 1600 से लेकर के 1947 तक लगभग 250 साल तक भारत में प्रशासन चलाए। तो उनके जितने भी एक्ट हैं, जैसे मिंटो मार्ले एक्ट, जैसे मॉन्टेग्यू एक्ट, जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस अधिनियम 1935, साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, ये सब इतिहास की घटनाएं हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर हमारे संविधान पर पड़ा है। इसलिए जब हम साइमन कमीशन को पढ़ते हैं, जब नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियन। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की पहली कोशिश थी, और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को संविधान की आधारशिला कहते हैं। इसी रिपोर्ट में कई बातें ऐसी हैं जो आज संविधान में लागू हैं। ये सब बातें आगे करेंगे चर्चा में। अभी तो केवल एक विषय की हम सैंपलिंग, इसको बोलते हैं, नमूना दे रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जानते थोड़ा बहुत आप सब है, बस एक सही ट्रैक मिलना है। हमारी भूमिका एक कोच या एक माली जैसी है, बस आपको प्रोडक्शन देना है और चीज़ों को थोड़ा सा उकेरना है। एक कुम्हार जैसी, मिट्टी में टैलेंट होता है घड़ा बनने का, लेकिन शेप देना कुम्हार का काम होता है। वो केवल हाथ लगाए रहता है और घड़ा अपना आकार लेता रहता है। तो हम कोच जैसे हैं, हम यहाँ जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, बस आपके अंदर का क्रिकेट बाहर निकालते हैं। नेचुरल आप खिलाड़ी हैं, जन्म से ही आप में प्रतिभा है, बस उसको बाहर निकालना ही कोच का काम होता है, ये टीचर का काम होता है। तो इस आधार पर दोनों को समझें। तो अब आगे बढ़ते, यही चीज भूगोल और अर्थव्यवस्था के साथ है, उसको हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। और जो जो उस पर क्वेश्चन बनते हैं, जो जो घटनाएं बनती हैं, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका पैटर्न क्या है। सिलेबस तो हर बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसी आधार पर जो इसका लेक्चर प्लान हम बनाएंगे, फिर वही आप धीरे धीरे इसको गेन करें और चीज़ों का फायदा उठाएं। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, हर विषय को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। हिस्ट्री किस्से कहानी का विषय है, ज्योग्राफी पिक्चराइज विषय है, और राजव्यवस्था समझने और समझाने का विषय। ये इकोनॉमिक्स के साथ इसमें कॉन्सेप्ट होता है, डायग्राम होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम देसी तरीका अपनाते हैं। संविधान का मतलब है देश की एक लीगल सिस्टम, व्यवस्था कैसी है। तो आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है, लेकिन जैसे सेंट्रल काम करता है वैसे राज्य काम करता है। आप इसको इस तरीके से समझें, बिल्कुल देसी तरीके से। ये आपका घर है, जैसे आपका अपना घर जहाँ आप रहते हैं, उसकी एक फिजिकल बाउंड्री है, इतने बाय इतने का है। तो भारत यदि आपका घर है, भारत माँ है आपकी, तो घर हुआ। इसका भी एक अपना भौगोलिक स्वरूप है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसके ईस्ट में बांग्लादेश है, तो वेस्ट में पाकिस्तान है, साउथ में श्रीलंका है, नॉर्थ में चाइना है, जैसे आपके आसपास पड़ोसी होते हैं। ठीक, तो इस घर में, आपके अपने घर में
कोई ऐसी पावर होगी जो आपके घर के प्रशासन को हैंडल करती है, आपके पिता, आपके बाबा, और घर में मेंबर होते हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री होती है जिसके माध्यम से वो अपने कार्यों को चलाते हैं, उनके आर्डर को बच्चे फॉलो करते हैं। इसी तरीके से भारत अगर एक परिवार है तो इसमें एक मजबूत सेंट्रल है, केंद्र है, और राज बच्चों के समान है, केंद्र पिता के समान है। परिवार में चाहे 2 भाई हो चाहे 5, पिता हमेशा एक होता है। ये चीज यहां पर भी लागू है। आज भारत में 28 स्टेट हैं और कई केंद्रशासित क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के बढ़ने से। तो इन सब में भाई भाई का रिलेशन है। केजरीवाल में, ममता बनर्जी में भाई बहन का संबंध है, योगी जी में और केजरीवाल में भाई भाई का संबंध है, और मोदी जी में, योगी जी में पिता और पुत्र का संबंध है। वो इस तरीके से, यदि ये सेंट्रल है, ये केंद्र है, और ये मान लीजिए राज्य है, स्टेट है, तो सेंट्रल और स्टेट किस तरीके से काम करें, इसी को बताने के लिए अम्बेडकर ने संविधान की व्यवस्था की। तो इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि संविधान अगर एक बिल्डिंग है तो इसके 3 पिलर हैं। संविधान अगर एक ट्री है, एक प्लांट है, तो 3 इसकी रूट्स यानी जड़ें हैं। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में अगर बोले तो लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी सिस्टम। विधायिका वो संस्था होती है जो कानून बनाती है, जैसे संसद, पार्लियामेंट। कार्यपालिका वो संस्था है, वो बॉडी है जो कानून को जनता में लागू करते हैं, हमारी सरकारें। केंद्र में रामनाथ जी हमारे राष्ट्रपति, उनके वजीर नरेंद्र दामोदर मोदी, उनकी पूरी मिनिस्ट्री संसद के बनाए हुए कानून को जनता में लागू करते हैं। एक सेपरेट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, जो उनके कानून की जांच करती है सही है या गलत है। यही चीज राज्य में है। राज्य जो है केंद्र की शेडो है, छाया है। छाया है, छाया का मतलब यह है कि बच्चा पिता का एक हो चाहे अनेक हो, डीएनए तो एक ही जैसा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम केंद्र को समझ लेते हैं, अगर हम पिता को समझ लेते हैं, उसके तरीके को समझ लेते हैं, तो बच्चे कितने भी हो हमें समझ में आ जाएंगे। इसका साफ साफ मतलब है, लोकसभा के चुनाव केंद्र में होते हैं, तो विधानसभा, स्टेट असेंबली के चुनाव हर राज्य में होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे केंद्र में होते हैं। 5 साल मोदी जी को भी मिले तो 5 साल योगी जी को भी मिले। तो यही पूरा सिस्टम संविधान है, यही आपको समझना है। और संविधान और स्वतंत्रता संग्राम, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको आपने अगर कायदे से घेर लिया तो जीएस का किला फतेह है। बाकी सब्जेक्ट का कोई और नहीं, कोई छोड़ नहीं, फिर भी पढ़ना तो है। तो यही चीज है। तो केंद्र और राज्य के 3 पिलर हैं, उनको हम रीजनिंग की भाषा में इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, आप इसका समझ सकते हैं, एक घर होता है, उसकी कुछ नींव होती है। तो केंद्र जिस ताने बाने से बना, वही उसी तरीके से राज्य भी बना। यानी जो केंद्र का बेस है वही राज्य का बेस है। इस आधार पर हमारा केंद्र भी इन्हीं 3 खंभों पर खड़ा है, हमारा राज्य भी इन्हीं 3 खंभों पर खड़ा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा शेडो है। और इसीलिए अगर हम केंद्र को पढ़ते हैं, संविधान में केंद्र पार्ट 5 में है और राज्य पार्ट 6 में है। 5 और 6 को मिला दो तो कितना होता है? 11। संविधान का 11वां लेसन क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशन। अब कुछ बातें मैं ओरल क्लियर कर देता हूं, फिर इसी को फिर आगे विस्तार से पढ़ाते रहेंगे। देखिए, विधायिका मतलब संसद। केंद्र में जो संस्था कानून बनाती है उसको हम संसद कहते हैं। राज्य में उसी को स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य विधान भवन कहते हैं, जो हजरतगंज में है, जो कि संसद दिल्ली में है। संसद के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्य में भी 2 हाउस हैं, विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, लोकसभा के चुनाव केंद्र में होते हैं, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए सरकार बनती है, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल की मदद के लिए एक सरकार बनती है, जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री। इसका साफ साफ मतलब है, केंद्र में यदि
पी फॉर प्रेसिडेंट होंगे तो राज्य में गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट के साथ पीएम होंगे तो गवर्नर के साथ योगी यानी सीएम होंगे। अंतर केवल इतना है, यहाँ लोकसभा है, यहाँ विधानसभा है। केंद्र एक है क्योंकि पिता एक है, राज्य अनेक है, तो इस आधार पर काम करते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा, तो सारी चीजें एक जैसी हैं। तो इस आधार पर पूरे संविधान को बनाया गया है। तो बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, तो इन सबको भी पढ़ाना है। पढ़ाएंगे उसी क्रम से जिस क्रम से पढ़ना चाहिए, लेकिन एक होता है विषय की नब्ज को टटोलना। इससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। संविधान, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इनका बेस कमजोर होता है, इसी बहाने एक सब्जेक्ट से आपकी मुलाकात हो जाएगी, उसी बहाने हमसे भी हो जाएगी, हम इसी बहाने हम आपसे भी मिलेंगे। अब कुछ बातें स्वतंत्रता संग्राम यानी इतिहास की कर लेते हैं। हम चाहेंगे पहले स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज को पूरी करें और संविधान की सीरीज को पूरी करें। ये दोनों सीरीज बाई पैकेज हम आपको दें, और जिसका अधिक से अधिक फायदा मिले, दोनों को आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। फिर एंशिएंट मॉड्यूल पर उसके बाद काम करेंगे। तो जरूरी है कि अब अगले पार्ट को भी देख लिया जाए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष लिख सकते हैं। स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। आजादी की लड़ाई एक जर्नी है, एक यात्रा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज भारत को कैप्चर करते गए, आज़ादी के लिए हमारी झटपटाहट बढ़ती रही। और सबसे पहले सैनिकों ने इसकी शुरुआत की। 1857 के मंगल पांडे के रिवोल्ट से भारत में स्वतंत्रता संग्राम की स्टार्टिंग हुई। 1857 के विद्रोह को हमारी पहली क्रांति भी कहा जाता है। एक असफल क्रांति थी, फिर भी अपनी असफलता में इसमें सफलता यह थी कि हमने पहली बार देश प्रेम की फीलिंग को सीखा, अंग्रेजों से आंखों में आंखें डालना सीखा, देश प्रेम का एक जज्बा सीखा। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के रिवोल्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहीं से हम स्ट्रगल की शुरुआत करना चाहेंगे। इसलिए इसका पूरा ड्यूरेशन 1857 से लेकर के 1947 तक होगा। ये एक जर्नी के रूप में है, एक बहाव के रूप में है। जैसे आप किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं, जैसे लखनऊ से कानपुर आप जाते हैं, तो रास्ते में कई छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं। तो आज़ादी भी एक जर्नी है। जब आप 1857 से आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेशन कौन सा होगा, अगली घटना कौन सी होगी, क्योंकि हर घटना नेचुरल है और सिस्टमेटिक है। क्योंकि जब जब जो जो होना था तब तो सो हुआ था। हम घटनाओं को बदल नहीं सकते, हालात में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जो हो चुका है वो हो चुका। बस सीख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं की। तो आज़ादी की महागाथा एक मूवी के समान है, एक पिक्चर के समान है, एक फिल्म के समान है। जैसे मूवी आप देखते हैं उसमें कई नायक कई खलनायक होते हैं, तो इस महाड्रामे में एक स्टोरी है और उसके महानायक अमिताभ बच्चन नहीं, महात्मा गांधी हैं। कई इसमें खलनायक हैं, लिटन हो चाहे कर्जन हो। कई नायिका हैं जैसे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम कामा, और कई सैनायक हैं जैसे CR दास, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल। सबने अपने अपने तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाया। मूवी सुपर डुपर हिट हुई क्योंकि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए। कोई मूवी आप देखें, चाहे बाहुबली देखें, चाहे नदिया के पार देखें, उसकी एक स्टोरी होती है। स्टोरी पूरी आप कायदे से देख लें, फिर कोई कैसे भी आपसे पूछे कि क्या हुआ, कटप्पा ने किसको मारा, तो आप आराम से बता देंगे। बिना मूवी आप रटना शुरू कर देंगे तो फिर मारेगा किसी को, मर कोई और जाएगा। यहाँ भी यही होता। बच्चे कहते हैं कि हम इतिहास भूलते हैं, उसकी वजह यही कि आप बिना मूवी देखे आपने बाहुबली की घटनाओं को रट लिया है। तो ये चीज यहाँ पर भी आप इसकी स्टोरी को पहले समझ लें, कैसे कैसे घटनाएं बदलती हैं एक चेन के रूप में। उसी तरीके से जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अपने आप एक चैन बनती जाएगी। और इसका शुभारंभ हम बहुत जल्दी करेंगे। आप जब उसको शुरू करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के साथ संविधान फ्री होगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी संस्था बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे भारतीयों को जोड़ा जा सके।
क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, लगभग 1.5 से पौने 2 साल चली। और भारतीय भी चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे हम अंग्रेजों से जुड़ सकें। तो उस समय भारत के जो सीनियर सिटीजन थे, वरिष्ठ नागरिक थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये अंग्रेजों से मिले। और भारत के गवर्नर जनरल थे 1885 में लॉर्ड डफरिन, और उनके मित्र थे, सचिव थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के प्रयास से भारतीयों से मीटिंग हुई और एक ऑफर आया, एक संस्था बनाई जाए। उस संस्था का नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी का नाम बॉम्बे सेशन में दादा भाई के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इतना हमने इसलिए भूमिका बनाई क्योंकि अब जो पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसके बिना आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद आजादी को ट्रैक मिल गया, जैसे हाईवे मिलता है, इसी हाईवे पर हम दौड़ते रहे। तो इसका साफ साफ मतलब है, यहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण मिलते हैं। चरण का मतलब होता है स्टेप मिलते हैं, क्योंकि आंदोलन की दिशा और दशा अलग अलग थी, उसका नेचर अलग था, क्लाइमेक्स अलग था। तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं उनको मैं लिख देता हूं, फिर अपनी बात को विराम देता हूं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और यही सब बातें डिटेल विस्तार से हम पढ़ेंगे जब आप इसको ज्वाइन करेंगे। 85 से 1905, 1905 से यानी 1905 से 1919, और 1990 से 1947, 1947। हमारे स्ट्रगल के ये 3 स्टेप हैं। समझ लीजिए, ये अगर लखनऊ है तो ये कानपुर है, ये हमारी जर्नी है। धीरे धीरे हम चढ़ते गए। 85 में कांग्रेस पार्टी बनी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और ये दौर जो है, जिन लोगों का है वो उदारवादी लोगों का दौर कहलाता है, लिबरल विचारधारा की। इसलिए इसको हम इतिहास में नरम युग बोलते हैं। मैं ओरल ही बोल देता हूँ नरम युग, क्योंकि उनकी विचारधारा काफी पीसफुली थी। बंगाल के विभाजन के बाद कुछ युवा थे वो कांग्रेस में भर्ती हुए, उनकी विचारधारा में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा जुनून था, इसलिए गरम दल बोलते हैं। ये 1919 तक सक्रिय रहा। इसी बीच महात्मा गांधी की भारत की राजनीति में दस्तक, खनक और धमक हो चुकी थी। चंपारण से उन्होंने अपनी राजनीति पारी शुरू की। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। उसके विरोध में जलियांवाला बाग तक हो गया। तो 1919 से 1947 तक गांधी जी की भारत की राजनीति में एंट्री बढ़ती है, वो एक लंबी पारी खेलते हैं। इसलिए इस दौर को हम गांधी युग बोलते हैं। ऊपर वाले को नरम युग, गर्म युग, गांधी युग। यही स्ट्रगल की एक पिच है। इसी पर हम लोगों को एक अच्छा सा क्रिकेट खेलना है, ढेर सारा स्कोर बनाना है। इन सब बातों को करने के लिए, संविधान की बारीकियों को जानने के लिए जरूरी है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म है फ्री स्टडी जोन का, उसको आप ज्वाइन करें। जो भी कंडीशंस उसको फॉलो करें, जो भी पैकेज हैं उनको आप शेयर करें, मित्रों को बताएं, और इसी सीरीज को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।